मनीष, आप दशकों से बिहार की राजनीति को कवर कर रहे हैं। यहाँ पर नीतीश कुमार ने ये जो कदम उठाया, बार बार ये कहा गया कि केंद्र की राजनीति में आगे बढ़ने के लिए उनका ये कदम है। ऐसे में क्या ये बात आपको भी लगती है, और अगर ऐसा है तो क्या आरजेडी का साथ रहना उन्हें बिहार में सूट करता था, उन्हें आगे बढ़ने के लिए केंद्र की तरफ? देखिए, एक बात आपको समझनी होगी कि जब तक वो बीजेपी के साथ थे तो उनकी भूमिका मात्र बिहार के अंदर सिमट कर रह गई थी। अगर आप देखें तो बीजेपी ने कभी भी नीतीश कुमार को बिहार के बाहर किसी भी राज्य में कभी भी ना तो हिस्सेदारी दी और ना कभी भी उनकी क्षमता या उनकी जो राजनीतिक पहचान है उसका इस्तेमाल करने की कोशिश की। जैसे उत्तर प्रदेश, तो नीतीश कुमार जिस कुर्मी जाति से आते हैं उसके खासकर बिहार से सीमावर्ती जिलों में उसका अच्छा खासा प्रभाव है। कई विधानसभा क्षेत्र हैं, नीतीश कुमार की चाहत है कि उनको हिस्सेदारी मिले। उनको बीजेपी जो है अपने कुछ सीटों पर उन्होंने बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बात नहीं बनी, तो आखिरकार उनको अलग जाना पड़ा। लेकिन जब नीतीश कुमार बीजेपी के सामने से या बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं तो निश्चित रूप से उनकी, आप कह सकते हैं कि ऑटोमेटिक एक जो है राजनीतिक पहचान या राजनीतिक जरूरत जो है वो बिहार के बाहर भी हो जाती है। खासकर अगर आप बिहार के अगल बगल के राज्यों को देखें, जैसे झारखंड है, तो अगर नीतीश कुमार वहां कुछ ही क्षेत्रों में भी कैंपेन करते हैं तो उसका अच्छा खासा खुद बीजेपी के नेता मानते हैं कि उनको खामियाजा उठाना पड़ सकता है। इसी तरीके से यूपी के भी कुछ सीमावर्ती जिले हैं जहां पर उनकी जाति के लोगों का अच्छा खासा प्रभाव रहा है, तो चाहे बनारस के आसपास हो या बिहार के गोपालगंज से सटे जिले हों। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करेगा कि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में उनका किस प्रकार से इस्तेमाल करती है, और जो अन्य क्षेत्रीय दल हैं वहां भी उनका क्षेत्रीय दलों के साथ उनका किस तरीके का तालमेल होता है। क्योंकि तो नीतीश कुमार इस बारे में स्पष्ट है कि आप ऑटोमेटिक प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं बनते हैं। ये सब कुछ निर्भर करता है कि आने वाले दिनों में जो अगले 2 साल हैं उसमें आप जो इस देश के विपक्षी दल हैं उनके साथ कैसा तालमेल, और आप किस प्रकार से राजनीति में, बिहार के बाहर की राजनीति में आप सक्रिय होते हैं। शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है मनीष, वहां क्या हो रहा है वहां सुनवाते हैं, फिर आपके पास लौटते हैं। श्री आलोक कुमार मेहता, श्री तेज प्रताप यादव, मोहम्मद आफाक आलम। मनीष, आप बताते चले हमारे दर्शकों को इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि एक साथ कई माइक नजर आ रहे हैं मंच पर। 5 मंत्री एक साथ जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, जिससे थोड़ा वक्त बचे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में मंत्रालय का गठन हो रहा है तो उसमें वक्त बचाया जाए, इसलिए 5 विधायक एक साथ मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। जो पहला लॉट है उसमें तेज प्रताप को भी आप देख रहे हैं। मनीष, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक साथ 5 मंत्री जो हैं वो शपथ ले रहे हैं। एक बार आप भी बताते चलें क्या कुछ चल रहा है, और हम बीच बीच में सुनवा भी लेंगे शपथ की जो तस्वीरें हैं उनको लेकर। देखिए, अभी जो पहला बैच है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि बैचेज में जो है मंत्रियों का शपथ होगा, तो पहले बैचेज में पहला जो बैच है उसमें विजय चौधरी हैं, जो पहले संसदीय कार्य और शिक्षा मंत्री होते थे और अब वित्त मंत्री होंगे। उनके साथ ही विजेंद्र यादव हैं। विजेंद्र यादव इस मंत्रिमंडल के सबसे बुजुर्ग सदस्य हैं। दोनों जनता दल यूनाइटेड के कोटे से हैं। विजेंद्र यादव ऊर्जा मंत्री रहे थे और अभी भी उनको ऊर्जा मंत्रालय ही रहेगा। साथ ही आप देख सकते हैं कि आरजेडी से आलोक मेहता हैं, तेज प्रताप यादव हैं, और एक जो हैं वो मैं उनको पहचान नहीं पा रहा हूं, लेकिन वो कांग्रेस के विधायक लग रहे हैं। आफाक आलम है मनीष। हाँ, आफाक आलम।
आफाक आलम जो है वो कांग्रेस के कोटे से हैं, यही कसबा से विधायक हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी उनके बारे में जानकारी दी थी कि आफाक आलम और शकील अहमद खान में काफी देर तक मतलब ये चल रहा था कि इन दोनों में से मंत्री कौन बनेंगे, लेकिन कल देर शाम जाकर ये साफ हुआ कि आफाक आलम ही कांग्रेस के कोटे से, आफाक आलम और मुरारीलाल मीणा मंत्री बनेंगे। तो ये 5 है। इसके बाद ये यानी कि ये 6 राउंड होगा 5-5 की इसमें, और ये पहला बैच है, तो 6 बैचेस आप कह सकते हैं। और ये इसमें जो 4 लोग हैं ये पहले भी मंत्री रहे हैं। विजेंद्र यादव 1990 से लालू यादव मंत्रिमंडल में मंत्री रहे। विजय चौधरी भी काफी अनुभवी हैं, वो 1982 से विधायक थे। उपचुनाव में पहली बार 1982 में कांग्रेस पार्टी से जीते थे। उसके बाद 85-90 में वो कांग्रेस पार्टी से विधायक हुए। फिर 2010 से लेके अभी तक जो है वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं। मनीष, क्या इसकी कोई अहमियत रहती है? जब लिस्ट नाम पुकारा गया तो तेज प्रताप का नाम दूसरे नंबर पर लिया गया। अगर आप कतार में भी देखें तो वो लेफ्ट से दूसरे नंबर पर खड़े थे। क्या इसकी कोई अहमियत होती है? देखिए, निश्चित रूप से जो पार्टियां जो अपना लिस्ट देती हैं तो उसमें ये जो वो सूची देती हैं उसमें एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये दिखाता है कि उस पार्टी में आपका नंबर क्या है। लेकिन हाँ, जो कुछ सरकार, जब आप एक बार शपथ लेते हैं उसके बाद सब कुछ निर्भर करता है कि सरकार में आपके पास कौन सा विभाग है, किस विभाग के जिम्मे है। उसके बाद इस बात की कोई अहमियत नहीं रह जाती है कि आपने शपथ दूसरे नंबर पर लिया या 10वें नंबर पर लिया। मनीष, अगर पिछली बार का याद हो तो तेजस्वी के बाद दूसरे नंबर पर तेज प्रताप आए थे, जिसको लेकर थोड़ा अब्दुल बारी सिद्दीकी जो है उनमें भी थोड़ी सी खलिश थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनका नंबर पहले रहेगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? देखिए, निश्चित रूप से उस समय अगर आपको याद हो तो तेज प्रताप यादव ने जब शपथ लिया था तो तत्कालीन राज्यपाल और अब देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनको एक शब्द के प्रोनाउंसिएशन के ऊपर उनको टोका भी था, उनसे फिर से शपथ ग्रहण करवाया था। लेकिन वो बातें हैं, पुरानी हो गई हैं। इस बार जो तेज प्रताप यादव हैं उसको लेके बहुत ज्यादा आरजेडी में आप कह सकते हैं कि ये नहीं है कि वो उनकी भूमिका क्या होगी, वो तेजस्वी के नीचे होंगे, आगे होंगे। ये सब कुछ निर्भर करेगा कि उनको कौन सा विभाग दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तय है, आरजेडी के लोगों का कहना है कि पहले की तरह जो है उनको, जिस प्रकार पिछली बार जो है लालू यादव थे तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को एक से अधिक 4-4 विभाग जो है का जिम्मा दिया था। इस बार शायद तेजस्वी यादव को एक से अधिक विभागों का जिम्मा देने से उनकी पार्टी खुद ही जो है हिचकेगी। मनीष, आप तेज प्रताप का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं तो ये भी हमारे दर्शकों को बताते चलें कि जो परिवार का, भाइयों का जो मनमुटाव पहले देखने को मिल रहा था, जो सुर्खियां भी बटोर रहा था, उसको लेकर इस वक्त क्या स्थिति, क्या वो कुछ कम हुआ है? देखिए, जब आप राजनीति में या किसी भी फील्ड में अगर एक ही घर से 2 लोग होते हैं तो हमेशा एक कांस्टेंट जो है वो कंपैरिजन होता रहता है। इसलिए रिश्ते सामान्य होने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, आप जनता में कम से कम ये कोशिश आप जरूर करते हैं कि आप ये दिखाएं कि हाँ, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। रिश्ते सामान्य नहीं होते हैं, ये भी बात सच है। और जब आपका भाई खुद ही वो जो आपसे छोटा हो और वो उप मुख्यमंत्री हो, उसके पास में महत्वपूर्ण विभाग हो, सब चीज में आगे आगे चल रहा हो, तो आपके पास में उसके पीछे खड़ा होने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं रह जाता। मनीष, आप बता रहे हैं कि तेज प्रताप का वजन इस बार कुछ कम किया जाएगा, जो भार पहले दिया गया था वो कुछ कम हो जाएगा। शायद ये कहा जाए कि उनके पर कतर दिए गए, या फिर वो इस स्थिति में नहीं रहे कि वो कोई बार्गेन या कोई अपनी शर्त रख पाए सामने। क्योंकि निश्चित रूप से वो आज की स्थिति में जो बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति है उसमें कोई टर्म डिक्टेट नहीं कर सकते हैं। और इस बार के जो भी सरकार का फॉर्मेशन हो या जो अभी सरकार बन रही है या आने वाले दिनों में सरकार चलेगी, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव की भूमिका काफी सीमित रहने वाली है और जो कुछ भी होगा सारा दारोमदार जो है वो तेजस्वी यादव के ऊपर होगा। वैसे में ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि
ये तेज प्रताप का भार कम होना या तेज प्रताप की भूमिका सीमित होना या तेज प्रताप जिस तरीके से हमेशा न्यूज पे हमेशा नेगेटिव चीजों के कारण ही बने रहते हैं, तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट भी पार्टी के लिए हो या सरकार के लिए पिछली बार बने थे। इस बार सबकी कोशिश होगी, वो चाहे नीतीश कुमार हो या तेजस्वी यादव, कि वो कम से कम इस बार उस तरीके के अपनी पुरानी हरकतों को ना दोहराएं, जिससे कि सरकार की किरकिरी ना हो। जी मनीष, अभी आप ये भी जिक्र कर रहे थे कांग्रेस का कि मुरारी लाल गौतम जो हैं उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है, आफाक आलम जो हैं उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। ऐसे में आफाक आलम का नाम जो है वो एकदम आखिरी ऐन मौके पर आया है सामने, तो क्या कांग्रेस में भी इस बात को लेकर खींचतान देखी गई कि कौन मंत्री बनाया जाएगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है वहां पर 19 विधायक हैं और जो है मंत्रियों का जो उनका कोटा है वो सीमित है। तो निश्चित रूप से जहां पर आला कमान को सब कुछ तय करना होता है, तो इसलिए हर आदमी की कोशिश यही होती है कि किसी भी तरीके से आला कमान की उनके ऊपर कृपा हो जाए, जिससे कि उनका नाम आ जाए। इस बार तो कुछ कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने तो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनको पत्र लिखकर अपनी मंत्री के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। मनीष, एक सवाल और था कि जब चुनाव हुए थे 2020 में, कांग्रेस ने अच्छी खासी सीटों पर चुनाव लड़ा था और कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस सीटें तो ज्यादा से ज्यादा गठबंधन से लेने की कोशिश करती है, लेकिन जीतने की उसमें से ज्यादा सीटों पर कोशिश करती नजर नहीं आती। और यह ठीकरा कांग्रेस पर भी फूटा था कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ बेहतर होता तो तेजस्वी बहुमत में होते या बहुत आसपास होते। ऐसे में 19 विधायकों के साथ 2 मंत्री पद, वो भी बहुत मुश्किल से दिया गया होगा। देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जो बिहार में त्रासदी ये रही है कि उन्होंने सीटें पिछली बार निश्चित रूप से 70 उन्होंने सीटें ली, उसके बाद वो उम्मीदवार की खोज करने निकले या उम्मीदवारों को का चयन हुआ, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि अभी आप देख सकते हैं कि जो दूसरा बैच है वो शपथ ले रहा है। उसमें पहला है अशोक चौधरी जी। अशोक चौधरी जो हैं वो भी पहले कई मंत्रिमंडल में 2000 से जो है तो राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बने थे और उसके बाद फिर नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में 2015 में बने और उनके साथ श्रवण कुमार हैं, सुरेंद्र यादव हैं, लेची सिंह हैं। श्रवण कुमार भी जेडीयू कोटे से आप कह सकते हैं कि एक तरह से 2005 से निरंतर वो मंत्री पद पर बने हुए हैं। सुरेंद्र यादव लालू यादव के मंत्रिमंडल में मंत्री हुए थे, राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री हुए और उसके बाद महागठबंधन की भी सरकार में मंत्री हुए और उसके बाद इस बार उनको मौका मिल रहा है। बिल्कुल, तो जिस तरह से हमारे सहयोगी मनीष कुमार लगातार बिहार को लेकर जानकारियां दे रहे हैं, किस तरह से पुरानी सरकारों ने काम किया और अब जो नया गठबंधन है उसमें आज शपथ समारोह चल रहा है और हम देख रहे हैं कि 5 विधायक को एक साथ शपथ दिलाई जा रही है मंत्री पद की और 5 विधायक जो हैं उनका शपथ समारोह हो चुका है, उनका शपथ ग्रहण हो चुका है और अब दूसरे जो 5 विधायक हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और इस वक्त उनकी शपथ जो है वो ग्रहण करवाई जा रही है। राज्यपाल फागू चौहान मौजूद हैं इन विधायकों को शपथ दिलाने के लिए और अब नया मंत्रिमंडल जो है बिहार में वो देखने को मिल रहा है। मनीष, यहाँ पर क्या नई चुनौतियां आपके, एक तो नौकरियां जो है वो एक बहुत बड़ा मसला है, हम देखते हैं कि माइग्रेशन का मुद्दा जो है बिहार में बहुत बड़ा है। ऐसे में जब ये जो सरकार आ रही है, तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़ चढ़ कर ये बातें कही थी जब चुनाव के लिए वो रैलियां कर रहे थे, भीड़ उमड़ रही थी उनकी रैलियों में, ये बहुत बड़ी चुनौतियां रहने वाली है इस सरकार के सामने। देखिए, निश्चित रूप से जो सरकारी नौकरियां हैं, 2 तरह की बातें बिहार में होती है, एक नौकरी, दूसरा रोजगार। कल भी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जो 10 लाख नौकरियों का जो वादा है, जो तेजस्वी जिसकी बात कर रहे हैं, उसको हम पूरा करेंगे और साथ ही साथ 20 लाख लोगों को रोजगार देने का भी हमारा प्रयास होगा। ऐसे में बता दूं कि पिछली बार भी जब 2020 में सरकार बनी थी तो 19 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद में उसका कभी भी रोड मैप नहीं आया।
अब देखना यह दिलचस्प होगा कि जब भी पहला कैबिनेट होता है तो उसमें क्या कोई रोड मैप आता है, क्योंकि इन लोगों का एक दावा है कि जब सरकार बन रही थी, सरकार बनाने की कवायद हो रही थी, तो कम से कम 4 लाख नौकरियों का रोड मैप एक तैयार किया गया था। लेकिन वो कब पब्लिक में आता है, पब्लिक डोमेन में वो कब आता है, ये सब कुछ अब लोगों की उत्सुकता उसी में है। और तेजस्वी यादव को भी मालूम है कि अगर वो नौकरियों के वादा देने में सफल होते हैं तो निश्चित रूप से उनका कद बढ़ेगा, राजनीति में उनकी गंभीरता, और लोग उनको और गंभीरता से लेंगे। अगर इस वादे पर अगर थोड़ा सा भी वो फिसले तो इससे उनकी राजनीतिक नैया जो है वो भी डूब सकती है। अदिति। श्याम रजक कहाँ है आजकल मनीष? श्याम रजक अभी पूर्व विधायक हैं। इनकी आज के मंत्रिमंडल के बाद मंत्रालयों का जो बंटवारा है वो कब तक मनीष हो जाएगा? तो ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। हम हमारे सहयोगी मनीष से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शपथ समारोह चल रहा है। बिहार में 31 मंत्री जो हैं वो शपथ ग्रहण कर रहे हैं। कांग्रेस के 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जा रहा है और हम पार्टी के 1 विधायक को मंत्री यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा एक निर्दलीय जो हैं वो भी यहाँ पर नजर आएंगे। जो जेडीयू के चेहरे हैं उसमें कई बड़े नाम भी हैं। विजय कुमार चौधरी हैं जो 1982 से लगातार विधायक है। पिछली सरकार में भी वो मंत्री रहे हैं, विधानसभा में स्पीकर भी वो रहे हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी हैं जो 2014 से बिहार की विधानसभा परिषद के सदस्य रहे हैं। अलग अलग विभागों का कार्यभार उन्होंने संभाला है। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। ये पुराने चेहरे हैं जेडीयू के जो लंबे वक्त से सरकार का हिस्सा भी रहे हैं और जेडीयू से भी जुड़े रहे हैं। संजय झा हैं, पिछली सरकार में भी मंत्री थे, 2019 से विधान परिषद के सदस्य हैं। शीला मंडल का नाम है जिसमें फुलपरास सीट से वो विधायक हैं और पिछली सरकार में भी मंत्री रही थी। इसके अलावा जयंत राज हैं जो अमरपुर सीट से विधायक हैं, पहले भी वो मंत्री रहे। श्रवण कुमार 1995 से नालंदा सीट से विधायक हैं। शारिक और जेपी आंदोलन से भी ये जुड़े रहे हैं। तो ये वरिष्ठ चेहरे हैं जेडीयू के जो आज शपथ ले रहे हैं। मदन साहनी भी हैं जो 3 बार बहादुरपुर सीट से विधायक रहे हैं। अगर हम आरजेडी के चेहरों की बात करें जो अभी शपथ ले भी चुके हैं, जिसमें तेज प्रताप यादव हैं जो 2015 से 17 तक मंत्री रहे, महुआ सीट से विधायक हैं। लालू यादव के बेटे हैं, बड़े बेटे। उसके बाद सुरेंद्र यादव हैं जो 1997-98 और 2002 और 3 में 2000 से लेकर 2003 तक मंत्री रहे। 7 बार बेलाघाट सीट से विधायक हैं। जहानाबाद सीट से सांसद भी रहे। ललित यादव हैं जो दरभंगा ग्रामीण सीट से विधायक हैं, 6 बार दरभंगा ग्रामीण से विधायक हैं। रामानंद यादव हैं जो 1985 से लगातार विधायक रहे हैं, 67 साल की उम्र है, एसोसिएट प्रोफेसर रहे हैं। कुमार सर्वजीत हैं जो बोधगया सीट से विधायक हैं, बोधगया से वो 2 बार विधायक हैं। सुरेंद्र राम गरखा सीट से विधायक हैं, 46 साल की उम्र है, ग्रेजुएट है, काफ़ी यंग है अदिति जी। शहनवाज आलम हैं जो जोकीहाट सीट से विधायक हैं। AIMIM सीट से वो कि टिकट पर वो जीते थे 2022 में, बाद में आरजेडी में शामिल हो गए थे। जो 4 विधायक AIMIM के जो शामिल हुए थे, जिसकी वजह से आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी। अनिता देवी हैं जो नोखा सीट से विधायक है, पहले भी बिहार में मंत्री रही। सुधाकर सिंह हैं जो रामगढ़ सीट से विधायक हैं, आरजेडी नेता जगदानंद सिंह के बेटे हैं। समीर महासेठ हैं जो मधुबनी सीट से विधायक हैं, लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। चंद्रशेखर हैं जो मधेपुरा सीट से विधायक हैं, दूसरी बार विधायक बने, 53 साल की उम्र है, MA तक पढ़ाई की है। आलोक मेहता उजियारपुर सीट से विधायक हैं, पहले भी बिहार में मंत्री रहे, 1 बार वो सांसद भी रहे हैं समस्तीपुर सीट से। कार्तिकेय मास्टर जिसका जिक्र अभी मनीष कर रहे थे, पटना सीट से MLC हैं। शमीम अहमद नरकटिया सीट से विधायक हैं, लगातार दूसरी बार विधायक बने हैं। इसराइल मंसूरी ये कांटी सीट से विधायक हैं और आरजेडी के प्रदेश महासचिव भी रहे हैं। जितेंद्र सिंह हैं मंढौरा सीट से विधायक हैं, लगातार तीसरी बार। मदन साहनी, श्री कुमार सर्वजीत, श्री ललित कुमार यादव, श्री संतोष कुमार सुमन, श्री संजय कुमार झा,
कर्तव्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान कर रहा हूँ कि मैं विधि द्वारा शासित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की भव्यता और अखंडता को रखूंगा। मैं बिहार राज्य के कर्तव्यों पर श्रद्धा पूर्वक शुद्ध अंतःकरण से निर्वाह करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात विवाद या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन सत्ता से प्रतिज्ञान करता हूँ कि और बिहार राज्य मंत्री के रूप में मेरी सरकार से लाया जाएगा अथवा मुझे तब तक सिवाय समय के लिए ऐसा करना निश्चित हो मैं प्रत्यक्ष प्रकट नहीं करूँगा। बिहार में जो नई सरकार बनी है महागठबंधन की, उसके मंत्रियों के शपथ का कार्यक्रम चल रहा है। 5-5 मंत्री एक साथ शपथ ले रहे हैं जिससे थोड़ा वक्त बचाया जा सके। कुल 31 मंत्रियों का शपथ ग्रहण है। इसमें कई नाम जो पहले थे, जेडीयू की अगर बात करें तो उसमें 12 में से 11 मंत्री जो पिछली सरकार में मंत्री थे उन सबको रिटेन किया गया है, वो सब मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। आरजेडी की तादाद इस बार विधायकों की 79 है, तो ऐसे में उसके कोटे से 16 मंत्री शपथ ले रहे हैं। कांग्रेस के 2 मंत्री हैं, हम के कोटे का 1 मंत्री है और 1 निर्दलीय को मंत्री बनाया गया है। अगर हम जातीय संतुलन की बात करें, क्षेत्रवाद संतुलन की बात करें तो उसका भी खासा ध्यान रखा गया है। और अगर मुसलमानों में जो मंत्री बनाए गए हैं उसमें से ज़्यादातर पसमानदा मुस्लिम्स हैं। पहले ये देखा गया था कि अगड़ी जाति के मुस्लिम्स मंत्रालय में होते थे, ऐसे में अब फोकस पसमानदा मुसलमानों को सेंटर में रखा गया। जातीय समीकरण साधने की भी कोशिश है। बहुत सारी उम्मीदें हैं इस नई सरकार से, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जब 2020 में चुनाव लड़ा था तो कई वादे किए थे। मनीष, चाहे मंत्रियों की तादाद हो या आने वाले विभाग हो, यह सब कुछ बहुत स्मूथली हो गया या इसमें भी खींचतान रही पर्दे के पीछे? देखिए, इसमें खींचतान इसलिए नहीं रही कि बिहार में एक तरह से आप कह सकते हैं कि सरकार बनाने का या सरकार चलाने का फॉर्मूला फिक्स है। अगर जैसे नीतीश कुमार हैं या उनके जो मंत्री हैं या यहाँ पर किसके कितने मंत्री होंगे, उसका क्या फॉर्मूला होगा, वो
2005 से चला आ रहा है और उसमें कोई बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं होती है। जैसे नीतीश कुमार के पास विधायकों की संख्या कम है तो वो उनके मंत्रियों की संख्या भी ऑटोमेटिक या उनके पास विभागों की संख्या भी उसके अनुपात में कम हो जाती है। यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो है वो एक फॉर्मूला जो 2005 से चला आ रहा है, उसके कारण बहुत ज्यादा कभी भी कोई जिच नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि इस बार भी जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ सरकार बनने के पहले सारा कुछ एक तरह से उन्होंने आपस में बातचीत कर तय कर लिया था। एक ही चीज जिसको लेकर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अनुरोध या आग्रह हुआ, वो ये था कि शिक्षा विभाग जो है उसको लेकर आरजेडी ने एक एक्सचेंज का ऑफर किया कि आप वित्त विभाग हमसे ले लें और शिक्षा विभाग उसके बदले में हमें दे दे, जिसको भी नीतीश कुमार को मानने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। सारी मनीष, शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, जब हम लोग कॉलेज में हुआ करते थे तब भी 4, 4.5 साल 5 साल में स्नातक किया करते थे। आज भी कमोबेश स्थिति वही है, स्वास्थ्य का बुरा हाल है। तो ये दो ऐसे विभाग हैं जो काफी अहमियत रखेंगे और लोगों को इससे काफी उम्मीद भी रहेगी। देखिए, यही कारण है कि शिक्षा और स्वास्थ्य जो है आरजेडी जिसके ऊपर में हमेशा ये एक तरह का गवर्नेंस को लेकर प्रश्न चिन्ह बना रहता है, इसलिए इस बार उसको चुनौती के रूप में लेते हुए आरजेडी ने पहले ही, खासकर जो उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव ने पहले ही नीतीश कुमार को, जब उनके सरकार बनाने की कवायद चल रही थी, कि इस बात को साफ कर दिया था कि अगर ये विभाग उनके खाते में आएंगे भी, क्योंकि ऐसा ऑटोमेटिक था, क्योंकि बीजेपी के पास भी स्वास्थ्य विभाग होता था, शिक्षा विभाग जो है वो जेडीयू के पास था, तो उसको उन्होंने एक्सचेंज में लिया है। तो वो जानबूझकर आप कह सकते हैं कि उनको मालूम है कि अगर इन दो विभागों में अगर आपने काम करके दिखा दिया तो निश्चित रूप से जनता के बीच में आपकी पार्टी की या पूरे सरकार की एक क्रेडिबिलिटी जो है वो बनेगी या उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। मनीष, एक सवाल हर कोई जानना चाहता है कि 2005 में जब मुख्यमंत्री बने नीतीश और उसके अगले 5 से 10 सालों में उन्होंने कायाकल्प कर दिया था बिहार का, जो 2005 से पहले का बिहार था। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ अगर हम एक दशक को देखें तो जो नीतीश कुमार पहले एक कमाल करते हुए नजर आए थे, कहां कमी रह गई या कहां वो उनसे वो एक करिश्मा क्यों चला गया उनका? देखिए, एक आप कह सकते हैं कि जब तक नीतीश कुमार का परफॉर्मेंस जो है, जब तक आप उसको लालू यादव या राबड़ी देवी के 1990 से लेकर 2005 तक के शासनकाल से तुलना करते हैं तो निश्चित रूप से वो बेहतर लगता है। लेकिन बाद के सालों में नीतीश कुमार का जो परफॉर्मेंस था या बिहार सरकार का जो कुछ भी उन्होंने विकास किया था, उसकी पूरे देश में उसकी तुलना की जाने लगी। तो उसके बाद में कहीं ना कहीं बिहार एक तरह से पिछड़ी साबित हुआ। ये देखिए, ये मंत्रियों का चौथा समूह है, इसमें सुनील कुमार हैं, सुमित कुमार सिंह हैं। सुनील कुमार पहले एक्साइज मिनिस्टर थे, चंद्रशेखर हैं आरजेडी से, ये बाएं से तीसरे नंबर पर, ये मधेपुरा से विधायक हैं, पहले भी महागठबंधन सरकार में ये मंत्री रहे हैं। और इसके अलावा शीला मंडल है, शीला मंडल जेडीयू से आती हैं और ये अति पिछड़ा समुदाय से हैं। और ये कारण रहा है कि आरजेडी इन्हीं के एक चचेरे भाई भरत मंडल को भी जगह देना चाहती थी, लेकिन बाद में उसे लगा कि ये काफी सार्थक नहीं होगा। तो ये चौथा है ये मंत्रियों का, या इसके बाद जो इनका शपथ जब पूरा होगा तो ये 24 की संख्या हो जाएगी। इसके बाद में एक और ये आप बचेगा, करीब 6 लोग और बचेंगे। मनीष, जब हम कुछ दिन पहले आपसे बात कर रहे थे तो आपने ये बताया था कि एक पैरेलल इकोनॉमी है, जो अवैध शराबों का जो कारोबार है उसके पीछे की तस्वीर पर अगर नजर डालें तो कानून व्यवस्था के बिगड़ने और लड़खड़ाने के पीछे वो भी एक वजह है। तो ये कितना, इस पे क्या कोई रीथिंक होने वाला है, या फिर जो अवैध शराब का कारोबार है क्या उस पर कोई नकेल कसने की बात होगी क्या? देखिए, जब तक बिहार में शराबबंदी है, आप तब तक कोई भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठा होगा, आप ये समझ लें कि उसके लिए ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। और बिहार जैसे राज्य में शराबबंदी सफल नहीं होने का ना केवल ये कारण है कि पुलिस वालों की मिली भगत है इस पूरे धंधे में, बल्कि बिहार का जो ज्योग्राफिक है, जहाँ पर कि दो तरफ आपके पड़ोसी देश है, नेपाल है, बांग्लादेश है, तो फिर 3 तरफ से आप सीमावर्ती राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड है, ओपन बॉर्डर, पोरस बॉर्डर हो,
वैसे में यहाँ पर शराबबंदी कभी सफल नहीं हो सकता है। शराब माफियाओं ने एक समानांतर आर्थिक व्यवस्था कायम कर दी है। वैसे में आप कोई भी मुख्यमंत्री हो बिहार में, अगर आप शासन व्यवस्था का आकलन करेंगे तो वो मुख्यमंत्री हमेशा ही फिसड्डी साबित होगा। और उसका एक बड़ा कारण यह भी है कि जो समानांतर आर्थिक व्यवस्था है उसमें जो जिनके ऊपर में शराबबंदी को सफल करने का जिम्मा है पुलिस वालों के ऊपर, वही इस धंधे में लिप्त हैं। और उसी के कारण जो है ये पूरा आप कह सकते हैं कि पूरी शराबबंदी की योजना या शराबबंदी का जो भी लक्ष्य है वो आज तक सफल नहीं हो पाया है। मनीष, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करते हैं। कोरोना काल में जो कुछ बिहार में हुआ और जिस तरह से लोगों ने सफर किया, पूरे देश में हुआ। दूसरे वेव में तो दिल्ली जैसे शहरों में भी लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ते हुए नजर आए और मरने के बाद भी जलने के लिए और दफन होने के लिए लाइनों में लगना पड़ा। मेरा सवाल यह था कि हेल्थ को पटरी पर लाया जाए, क्योंकि बिहार आप लंबे वक्त से रहे हैं। अगर आप किसी भी क्लिनिक, मोहल्ला में कोई भी किसी क्लिनिक में चले जाएं, ना तो डॉक्टर होता है, ना दवाएं होती हैं, ना इंजेक्शंस होता है, ना आपको कोई पूछने वाला होता है। क्या यह तस्वीर भी बदलेगी कभी? फिलहाल तो अभी जो बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें बड़े बड़े भवन बन रहे हैं, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज का भवन बन रहा है, लेकिन उसके अंदर जो जरूरत होती है डॉक्टरों की, नर्सेज की या अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की, उसमें काफी उसका कहीं से भी वो आप नहीं कर सकते कि वो पर्याप्त स्तर पर या पर्याप्त संख्या में उनकी बहाली हो पाती है, जिसके कारण आप कह सकते हैं कि जब तक वो बहाली या उनकी वो अपनी काम में तत्परता से नहीं लगते हैं तब तक बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बीमार है और बीमार ही रहेगी। मनीष, एक सवाल और जो लोग पूछ रहे हैं या फिर जिस पर फोकस रहता है, विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता है कि जहां भी उसकी सरकार है, केंद्र सरकार और उसकी एजेंसीज उसे परेशान करती है। अब तक ये कहा जा रहा था कि डबल इंजन की सरकार है। बिहार में अब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है, तो आने वाला जो राह है उनके लिए, जो उनका आने वाला सफर है, वो कितनी मुश्किलों भरा होने वाला है? देखिए, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से केंद्र सरकार का प्रयास होगा कि जो भी नीतीश कुमार के आसपास के लोग हैं उनके खिलाफ जो है वो इंक्वायरीज हो या कोई भी नई जांच शुरू करे, जिससे कि सरकार हमेशा जो है उसी उधेड़ बुन में या उसी के बीच में फंसी रहे, जिससे कि विकास का काम कहीं ना कहीं निगलेक्ट हो। और ये आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से बिहार में भी जांच एजेंसियां सक्रिय होंगी। अभी तक ये यहाँ पर इसके जांच एजेंसियों को कम से कम बिहार पर बहुत ज्यादा ध्यान देना नहीं पड़ा था, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये सब कुछ जो अन्य विपक्षी राज्यों में हो रहा है वो कुछ बिहार में भी होगा। इसीलिए अगर हम पिछले कुछ दिनों में स्टेटमेंट और ट्वीट्स देखें तेजस्वी यादव की, जो अब उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक तरीके से इसकी आशंका भी जताई और हमला भी बोला ईडी और बाकी एजेंसीज को लेकर। देखिए, आपको एक चीज, अगर आप पूरे टाइमलाइन को देखेंगे, जब से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के करीब आने लगे तो उसका अगर किसी एक व्यक्ति ने या एक परिवार ने अगर खामियाजा उठाया तो वो है तेजस्वी यादव और उनका परिवार। अगर आपको याद हो तो जैसे ही नीतीश कुमार उनके घर पर जाकर इफ्तार में शामिल हुए, उसके तुरंत बाद उसके कुछ ही दिनों के अंदर जो है लालू यादव और उनकी बेटी के ऊपर में एक नया मामला दर्ज हुआ, उनके घर पे छापेमारी हुई। और उसके बाद जब ये सरकार बनने की नौबत आई तो उसके ठीक 8 से 10 दिन पहले जो है उनके लालू यादव के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी हुई। ऐसा नहीं है कि इस सरकार बनने के बाद होगी, इस सरकार बनने एक आप कह सकते हैं कि जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई या बातचीत या बॉडी लैंग्वेज से लगा नीतीश कुमार के कि वो अब बीजेपी से तंग आ चुके हैं या बीजेपी का वो विकल्प ढूंढने लगे हैं, तो सीधा उसका असर जो है वो लालू यादव और उनके पूरे परिवार के ऊपर जांच एजेंसियों की कृपा से पड़ने लगी। 2015 में जब सरकार बनी थी, 2017 तक करीब चली थी, करीब 2 साल, उस दौरान कुछ दिनों के बाद से ही सुशील मोदी हर दिन एक नए भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आते थे। उसके बाद उसी को बहाना बनाकर, आधार बनाकर करीब करीब ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार वापस बीजेपी के साथ चले गए थे। उन आरोपों के ऊपर कोई जांच हुई क्या? पहला सवाल। और दूसरा, क्या कोई ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंसों का एक दौर फिर से देखने को मिलेगा?
देखिए, अभी तो फिलहाल जो उस समय जो मामले शुरू हुए थे उसमें एक मामला था IRCTC का, जिसमें अगर आपको याद हो तो जी। तेजस्वी यादव ने चुनौती दी थी CBI को कि आप मेरे खिलाफ जल्द से जल्द जो है चार्जशीट दायर करें, जिससे कि इस मामले का ट्रायल हो और दूध का दूध पानी का पानी हो। लेकिन उस मामले का ट्रायल पिछले 5 वर्षों से अभी चल ही रहा है और उसकी गति काफी धीमी है। लेकिन यह अब उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार की कोशिश होगी या CBI के ऊपर की जल्द से जल्द उसका ट्रायल हो। लेकिन उस मामले में एक पेच यह है कि जब वो मामला FIR हुआ था उसी समय CBI में दो ओपिनियन था। CBI के डायरेक्टर ने कहा था कि तेजस्वी यादव के खिलाफ मामला नहीं बनता है, या उनके जो लीगल डिपार्टमेंट ने भी उसको उस चीज को लिख के दिया था। लेकिन हो सकता है कि उस समय सरकार बनाने की जल्दीबाजी हो, या उस समय के जो एडिशनल डायरेक्टर राकेश अस्थाना थे उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने उस FIR में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन साथ साथ कई मामले ED ने शुरू किए थे, लेकिन ED के मामलों में अभी तक लालू यादव और उनके परिवार को राहत इसलिए कोर्ट से मिली है कि किसी न किसी टेक्निकल ग्राउंड पे ED कोर्ट में अपने मामलों को हारती आई है। और ये भी एक संयोग है कि ED किसी भी मामले में उच्च न्यायालय में अभी तक उन्होंने अपील दायर नहीं किया है। तो आने वाले वक्त में, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी को लोग देखते हैं, बीजेपी के विपक्ष में होने का सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो सत्ता पक्ष में होता है। पहले ही दिन जब सत्ता गई बिहार में तो सारे बड़े नेता रोड पर प्रदर्शन करते नजर आए थे। ऐसे में इस तरह के आरोपों और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौर देखेंगे हम लोग क्या फिर से? देखिए, निश्चित रूप से अगर बीजेपी है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर तो निश्चित रूप से शुरू होगा। लेकिन बीजेपी के भी जो नेता हैं उनको ये मालूम है कि बिहार में राजनीति की 3 धुरियां हैं जिनके पास में दहाई के आंकड़े में उनके पास वोट का शेयर है। वो है BJP, RJD, JDU। और ये भी एक सच है कि इन तीनों में 2 जब एक साथ हो जाते हैं तो तीसरे की हार तय मानी जाती है। पिछले आप देखें, अगर 2014 से अगर आप बिहार के हर चुनाव को देखेंगे तो 2014 में बीजेपी 21 सीटें इसलिए जीती थी क्योंकि उस समय JDU और RJD दोनों अलग अलग लड़े थे। RJD का कांग्रेस के साथ अलायंस था, लेकिन 2015 के चुनाव में जैसे ही RJD, कांग्रेस और JDU एक साथ आए तो बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। भले ही उस समय के जो अभी भी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने पूरे प्रचार की कमान संभाली थी। दूसरी बात यह है कि आज का जो बिहार बीजेपी है, पहले सुशील मोदी इसके एक छत्र नेता होते थे, लेकिन आज क्योंकि 2020 के बाद में उनको बिहार की राजनीति से एक तरह से अलग थलग कर दिया गया, जिसके कारण आज बिहार बीजेपी में नेता तो कई हैं लेकिन चेहरा कोई नहीं है। सारे उन नेताओं के बीच में से बीजेपी का कोई चेहरा बनता हुआ आपको दिखता है या फिर कोई ऊपर से बैठाया जाएगा? क्योंकि बिहार के बहुत सारे बड़े नेता हैं। देखिए, बिहार में ये जो अलायंस टूटा है उसका एक बड़ा कारण यही रहा है, वो जो नीतीश कुमार को पहले दिन से 2020 के बाद सरकार जब बनी थी तो उस समय से वो इसी बात की शिकायत कर रहे थे कि जिन लोगों को चेहरा बनाकर तारकिशोर प्रसाद हो, रेणु देवी हो, इन लोगों को जो चेहरा बनाकर सरकार में शामिल कराया गया है, या पार्टी में जिन लोगों को अब केंद्र की पार्टी जो है या उनके केंद्रीय नेता प्रमोट कर रहे हैं, संजय जायसवाल हो या अन्य नेता हों, वो उनसे नीतीश कुमार बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, या उनके जो बयान आते थे उससे कहीं नीतीश कुमार को लगता था कि वो उनकी एक तरह से उनको कट टू द साइड करने के लिए, उनके गठबंधन को बढ़ाने से ज्यादा गठबंधन को खत्म करने के लिए या उनको कमजोर करने की नीति पे वो ज्यादा काम कर रहे हैं। तो पूरा जो केंद्र का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल किया, जिसके कारण यहाँ पर उनको अपनी सरकार से हाथ धोना पड़ा है। तारिक।